VI Biology. Now next we'll start new classes. तो देखेंगे अब हम लोग पिछले क्लास में हमने आपसे बात किया था स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के बारे में, और हमने इसके बहुत सारे दो टाइप्स को हमने पढ़ा था। पहला को हमने लिखा था नॉन मोटाइल स्पोर, दूसरा को कहा था हमने मोटाइल स्पोर कहा था। नॉन मोटाइल दैट मीन्स जिसके पास फ्लैजला नहीं हो, दैट इज नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, और वैसे को हम कहेंगे नॉन मोटाइल कहेंगे, और मोटाइल उसको कहेंगे जिसके पास फ्लैजला होगा और वो फ्लैजिलेटेड कहलाएगा और वो हमेशा लोकोमोशन को परफॉर्म करेगा। तो अब हमारा दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर को हमने फर्दर क्लासीफाई किया 5 ग्रुप्स में। फर्स्ट का नाम है एप्लानो, नेक्स्ट का नाम है हिप्नो, थर्ड का नाम है काइनेट, लास्ट है कोनिडिया चौथा, और लास्ट है गेमुल्स है। क्यों आखिरकार इसे हम एप्लानो बोले, क्यों इसे हाइप्नो कहेंगे, इसे काइनेट, कोनिडिया और गेमुल्स कहेंगे, उसके सारे के सारे फीचर्स को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पहला एप्लानो स्पोर। क्या है एप्लानो स्पोर? हमने पिछले क्लास में आपसे जू स्पोर के बारे में कहा था। जू स्पोर का एग्जांपल्स भी आपको हम बताए थे, जो हमारा था अलगी में था, और अलगी और कुछ फंजाई में होता है जो जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से खासतौर पर हमने आपको बताया था क्लैमाइडोमोनास था, स्पायरोगैरा था, इलोथ्रिक्स था, ओडिगोनियम था, और साथ ही साथ हमारा क्लैडोफोरा, ये सब का सब हमारा सब एग्जाम्पल्स है किसका, तो जू स्पोर का था। अब हम लोग चलेंगे एप्लानो स्पोर में। तो एप्लानो स्पोर में देखेंगे क्या कि यह हमारा कुछ ऐसा भी अलगी होता है जो हमेशा चाहता है कि हम भी जब भी अपने न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें तो जू स्पोर के ही जैसा करें, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके ऑफ स्प्रिंग का। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, मान लिया जाए ये मैच्योर हो गया, और जैसे ही ये मैच्योरिटी स्टेज में ये पहुंचता है तभी से अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन इसे मिलता है तो इसकी स्पोर मदर सेल ये स्पोर मदर सेल या स्पोरेंजिया माइटोसिस सेल डिवीजन करता है। देखेंगे हम एप्लानो क्यों बोले, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी यानी मैच्योरेशन फेवरेबल कंडीशन में होता है। यानी इसने प्लान बनाया था कि हम भी फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन जैसे ही ये बेचारा मैच्योर हुआ इसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलना शुरू हो गया। अब ऐसी स्थिति में यह जो स्पोरेंजिया माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और ढेर सारा नॉन फ्लैजेलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। अब इस स्पोरेंजिया की सेल वॉल डिजॉल्व हो जाता है वाटर के कारण या फट जाता है, और फटने के बाद ये एक नए स्पोर के रूप में इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इस स्पोर का फॉर्मेशन इसके प्लान के तहत यानी इसके प्लान के अपोजिट डेवलप हुआ है, और प्लान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके आगे प्लानो टर्म को प्रीफिक्सली ऐड कर दिया गया, और ए यानी इसके प्लान के तहत इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए ऐसे को कहेंगे एप्लानो स्पोर। और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये फिर डेवलप हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो हम कह सकेंगे ना इसके फीचर्स में
हम इसके फीचर्स में लिखेंगे ना, ये नॉन मोटाइल होता है। अभी हम लोग को देखे ना फोटो ये प्लानोस्पोर का, ये नॉन मोटाइल होता है। अगर जो नॉन मोटाइल होगा तो हम 100% कहेंगे ये नॉन फ्लैजेलेटेड होगा। अगली बात, यह भी डेवलप होता है स्पोरेंजिया में ही डेवलप होता है। अगली बात, यह जितने भी हमारे प्लानोस्पोर हैं इस स्पोरेंजिया के अंदर यानी इनर साइड ऑफ द बॉडी सेल में होता है, इसलिए ऐसे को कहेंगे इंडोजीनस। यानी दैट मीन्स हम लोग से मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए प्लानोस्पोर इज एक्सोजीनस इंडोजीनस बोथ नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या लगाएंगे? इंडोजीनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंडोजीनस लगाएंगे। जिसका खास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन है? तो पहला एग्जाम्पल है ए प्लानोस्पोर का क्लामाइडोमोनास, दूसरा है स्पायरोगायरा, और अगला है यूलोथ्रिक्स, और अगला है सम फंजाई। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हुए, ये हमारा फीचर्स हुआ। इसके पहले हमने फोटो ड्रॉ कर दिया था और इस प्रकार से हम लोग को मिल गया ये एग्जाम्पल्स, इसके फीचर्स। और क्यों बोले इसको हमें प्लानोस्पोर? तो चूंकि इसके प्लान के अगेंस्ट डेवलप होता है, ठीक है ना? क्या होता है? प्लान के अगेंस्ट है। यानी एक नोटेबल पॉइंट हम यहां देंगे, अगेंस्ट प्लान। ठीक है, एक बात को और देखेंगे कि ए प्लानोस्पोर से लेकर के ए काइनेट तक जब भी कंप्लीट होता है तो अलगी में देखा जाता है। ठीक है, किस में देखा जाता है? अलगी में देखा जाता है। यह जो कोनिडिया है जब भी कंप्लीट होता है तो फंजाई में होता है, और यह जब भी कंप्लीट होता है तो स्पॉन्ज और पोरीफेरा में होता है। किस में होता है? स्पॉन्ज और पोरीफेरा के मेंबर में होता है। तो हम ये भी याद रखेंगे कि प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट जब भी बनेंगे तो अलगी में बनेगा, कोनिडिया के द्वारा जब भी कंप्लीट होगा तो फंजाई में होगा, गैमुल्स के द्वारा जब भी कंप्लीट होगा तो स्पॉन्ज और पोरीफेरा में होगा। तो हमने ऑल ओवर इसकी व्यू को देख लिया। तो हमने अभी पढ़ लिया था ए प्लानोस्पोर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हिप्नो। तो हिप्नोस्पोर, हिप्नो का मतलब ही होता है इनएक्टिव और स्लीप। हिप्नो का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव और स्लीप। और स्पोर यानी जब कोई भी स्पोर इनएक्टिव स्टेज में चला जाता हो तो वैसे को कहते हैं हिप्नोस्पोर। यानी सम ऑफ देम ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ स्पोर टू टाइड ओवर इन अनफेवरेबल कंडीशन कॉल्ड, क्या बोलेंगे? हिप्नोस्पोर बोलेंगे। यह भी है हमारा, यह भी था जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी बना था, यानी एप्लानोस्पोर भी, यह भी हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनता है। लेकिन यह जो बनता है यह एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, एक्सट्रीमली फेवरेबल
कंडीशन में बनता है। अगली बात हम ये भी देखेंगे कि जो भी हमारा हिप्नोस्पोर होता है यह भी नॉन मोटाइल होगा, याद रखेंगे। नॉन फ्लैजेलेटेड भी होगा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये भी स्पोरेंजिया में ही बनेगा। और साथ ही साथ देखेंगे क्या इसकी सबसे बड़ी फीचर्स है, नोटेबल पॉइंट है ये, एनपी है ये, कि ये जब भी डेवलप होता है तो यह थिक सेल वॉल के अंदर डेवलप होता है, यानी हम कहेंगे इट कंटेन थिक सेल वॉल। और इसकी स्पोरेंजिया माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और प्रोड्यूस करता है हिप्नोस्पोर को। किसको प्रोड्यूस करता है? हिप्नोस्पोर को। यानी हम कह सकेंगे स्पोरेंजिया undergoes into mitosis cell division। Sporangia undergoes into mitosis cell division and produce हिप्नोस्पोर। क्या बोलेंगे? हिप्नोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी हम लोग देख लेंगे स्ट्रक्चर को, कैसे ये डेवलप करता है। अगर मान लिया जाए कोई ये फंजाई है, क्योंकि अभी सॉरी अलगी है, हमने बताया था ये प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एक काइनिड के द्वारा कौन ये रिप्रोड्यूस करता है अपने संतान को? तो अलगी करता है। तो अगर मान लिया जाए ये अलगी है और इसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, क्या मिलता है? एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है। Then a few of them cells of the body gets active and consume or store food materials from the neighboring or adjacent cell। तो इसके बॉडी को जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन इसे मिलता है तो अपने बॉडी के कुछ सेल को एक्टिव करता है और उसके अपने एडजेसेंट सेल से फूड मटेरियल को वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मानते हैं ये सेल एक्टिव हो गया, अब ये सारे के सारे फूड मटेरियल्स और प्रोटोप्लाज्म इस सेल के पास भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रोटोप्लाज्म इसके पास पहुंचेगा तो ये अपने चारों तरफ थिक सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखें, यही है थिक सेल वॉल, जो कि ये अपने आप को अनफेवरेबल, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन में अपने को आपको टाइड ओवर कर लेता है। इसी का नाम देते हैं हम लोग, हाँ। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब इसके दीवार डिजॉल्व हो जाते हैं और ये स्पोर रिलीज हो जाता है वाटर में, जिसका नाम हम लोग देते हैं हिप्नोस्पोर। इसका भी सेल वॉल है। तो अब ये बॉडी यानी ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से डिटैच हो जाता है और ये रिलीज हो जाता है वाटर में, और ये इंतज़ार करता है फेवरेबल कंडीशन को।
ऐसे कोई कहते हैं हिप्नोस्पोर। और जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर ये डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। किस में डेवलप हो जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल्स होगा इसके एग्जाम्पल्स होंगे, याद रखना एग्जाम्पल्स को, वाउचेरिया एंड प्रोटोसाइफोन। प्रोटोसाइफोन ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा परफॉर्म करता है किसको? तो हिप्नोस्पोर के द्वारा भी। अगला है एकाइनेट। सभी लोग लिखते चलेंगे, बाद में सोचना नहीं है कि हम फिर से YouTube को देखेंगे, सर्च करेंगे और फिर हम याद कर लेंगे। आपको हमेशा बोलते हैं कि NCERT पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा कीजिए, हम पर 1% करें, क्योंकि आपका NCERT के द्वारा ही सारे के सारे एंट्रांस हो या तो फिर बोर्ड हो, सभी में क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। इसलिए मेरी बात पर ज़्यादा यकीन नहीं करनी है, आप अपने बुक पर करेंगे ज़्यादा बेटर के लिए। आपको समझना है मेरे स्टेटमेंट को। तो आपके सबसे बेहतर एक पिछले साल मेडिकल की एंट्रेंस पास की थी, जो कि इंजीनियरिंग भी पास कर गई, मेडिकल भी पास कर गई, MIT ऑफ अमेरिका भी कर गई। तो सभी जगह से वो फेस कर गई, जो कि हम भी देखे, बाद में हमको भी समझ में आया। स्तुति खंडवाल ने सीधे तौर पर यही कही कि जो भी क्वेश्चन आया है वह सबका सब NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट पर ही डेवलप होता है। यानी 95% क्वेश्चन जो होता है हमारा NCERT से ही होता है, चाहे तो वो फिजिक्स हो, चाहे तो वो केमिस्ट्री हो, चाहे तो फिर बायो हो। बहुत सारे टीचर्स लोग इधर से उधर और स्टूडेंट को घुमाते रहते हैं और ऐसा होता है रिजल्ट की लास्ट में वो घर में आकर के बैठ जाता है, रिजल्ट नहीं हाथ लगती है। रीज़न यही है, कॉन्सेप्ट की तो पढ़ाई नहीं होती है। कॉपी भर लो बेटा, घर चले जाओ, रिजल्ट हो या नहीं, एंट्रांस हो या नहीं हो, तो अपना कॉपी भर के इंटरेस्टेड कॉपी टर्म्स में भर लो और घर चलो। तो वैसा नहीं करना है, बल्कि भरना क्या है? अपने एंट्रांस को भरना है। एंट्रांस होनी चाहिए। इंटरेस्टेड टॉपिक मत मिले हमको, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज़रूर हो, ताकि कभी भी पढ़ें तो हम आसानी पूर्वक याद कर सकें। चलें तो आगे देखते हैं। एकाइनेट में देखेंगे, यह भी जब भी डेवलप होता है तो अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है। याद रखेंगे सभी लोग। जैसा कि हमने इसके हेडिंग में ही दिया था, यह भी नॉन मोटाइल होता है। जब नॉन मोटाइल होंगे तो जाहिर सी बात है यह नॉन फ्लैजेलेटेड होगा। बार बार लिखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी फीचर से ये है कि इस एकाइनेट के चारों तरफ सेल वॉल उपस्थित नहीं होता है, यानी सेल वॉल इज नॉट डेवलप्स अराउंड टू एकाइनेट। तो हम कहेंगे सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट अराउंड एकाइनेट। क्या बोलेंगे? एकाइनेट बोलेंगे। सबसे बड़ी फीचर्स यही है, इसके चारों ओर कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो मदर सेल का ही सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कहेंगे सेल वॉल ऑफ स्पोरेंजिया और स्पोर मदर सेल
प्रोटेक्ट्स टू अ स्पोर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यह भी अपने आप को टाइड ओवर करता है, यानी यह भी कह सकेंगे हम लोग इट ऑल्सो टाइड ओवर इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये फीचर्स था। तो देखेंगे, मान लिया जाए ये भी कोई अलगाई की बॉडी है, ये भी क्या है, किसी अलगी का बॉडी है। इस बेचारे को भी अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं। ऐसे ह्यूमन बींग्स के साथ भी अनफेवरेबल कंडीशन मिला है। सब लोग हम लोग अपने घरों में छुपे हुए, किसी तरह का कोई एक्टिविटीज़ अपने रोड पर या मैदान में या फील्ड में नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग के चारों तरफ कोरोना वायरस घूम रहा है। कब हम लोग को वो उसके साथ इन्फेक्शन हो जाएगा कोई नहीं जान रहा है। तो हम कह सकेंगे हम लोग का भी क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर फेवरेबल कंडीशन होता तो हम लोग भी गर्मी के मौसम में कभी मनाली घूमने जाते, कभी कश्मीर चले जाते, तो कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते। लेकिन अभी स्थिति लॉकडाउन की आई हुई है और इसी लॉकडाउन के कारण हम लोग अपने रूम में ही बंद होकर के स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला एंट्रेंस है आसानी पूर्वक उसको हम फेस कर सकेंगे। तो वही बात है, एक आयनेट, जब एक आयनेट का भी फॉर्मेशन होता है तो उस समय भी अनफेवरेबल कंडीशन इसे मिलता रहता है। यानी बेचारे को खाने पीने के लिए बेहतर से ना ही फूड मटेरियल मिलता है और ना ही इसे इन्वायरमेंट मिल पाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन है ये। ठीक है, जो ही अनफेवरेबल कंडीशन होता है, इसकी बॉडी की कोई एक सेल एक्टिव होगी। जस्ट वैसा ही हम देखेंगे, मान लिया जाए ये एक्टिव हो जाता है, ये सारे के सारे अपने प्रोटोप्लाज्म को इस एक्टिव सेल में ये स्टोर करना शुरू कर देता है। यह जो सेल वाल है पेरेंट का सेल वाल है, लेकिन इस स्पोर के चारों तरफ ये सेल वाल नहीं है। अब ये स्पोर, इसी को कहते हैं स्पोरेंजिया कहेंगे। क्या कहेंगे वैसे को? स्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, चूँकि इस बॉडी सेल के अंदर बन रहा है इसलिए इसको हम इंडोजीनस भी कहेंगे। पिछला में भी पॉइंट शायद छूट गया था, यानी हिप्नो में भी वह भी जब भी बन रहा है तो बॉडी के अंदर ही बन रहा है, इसलिए उसको भी क्या बोलेंगे, इंडोजीनस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोजीनस बोलेंगे। अभी स्पोरेंजिया फेवरेबल कंडीशन को इंतज़ार करती है और ये डेवलप हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, जिसका हम बेटर एग्जांपल्स के रूप में जानेंगे हम लोग ओडोगोनियम और क्लैडोफोरा। क्या है? ओडोगोनियम और क्लैडोफोरा है। तो एग्जाम्पल है इसका ओडोगोनियम और दूसरा है क्लैडोफोरा। और इस तरह से इसके भी हम लोग का दो एग्जाम्पल्स मिल गए। हम लोग को एग्जाम्पल्स पर बेटर फोकस करना है ताकि हम आसानी पूर्वक अपने मेडिकल एंट्रेंस को डायरेक्ट हम क्वेश्चन को बना सकें। अगला है कोनिडिया। चौथा है कोनिडिया। इसके भी फीचर्स को हम लोग देख लेंगे। फीचर्स में क्या देखेंगे कि यह भी जो भी होता है सबका सब फेवरेबल कंडीशन में ही बनता है।
ठीक है। दूसरी बात, ये नॉन मोटाइल होता है। तीसरी बात, नॉन फ्लैजेलेटेड होता है। चौथी बात, ये जब भी डेवलप होता है कोनिडिया तो बॉडी के बाहर होता है, यानी आउटसाइड होता है। ठीक है, बॉडी सेल के आउटसाइड होता है, इसलिए ऐसे को कहते हैं एक्सोजीनस इन ऑरिजिन। क्या कहेंगे? एक्सोजीनस ऑरिजिन। ठीक है, अगला देखेंगे, यह जो भी हमारा कोनिडिया होता है वो जस्ट लाइक बडिंग प्रोसेस होता है, यानी इसमें जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे उसके बॉडी की अनइक्वल डिवीजन होगा, जिसमें से एक बड़ा पार्ट्स और दूसरा छोटा पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को हमने कहा था बडिंग, याद करेंगे। यानी ड्यूरिंग सम केसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेच देयर बॉडी इज गेट्स अनइक्वली डिवाइड, कॉल्ड बडिंग बोले थे। तो ये जो हमारा जो भी कोनिडिया को प्रोड्यूस करने वाले, यानी कोनिडिया के थ्रू जो भी हमारा रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, तो इस कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है वह बडिंग लाइक प्रोसेस होता है। यानी हम कहेंगे इट इज़ ए बडिंग लाइक प्रोसेस। इट इज़ ए बडिंग लाइक प्रोसेस। ठीक है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा इमैच्योर बर्ड होता है, और वह इमैच्योर बर्ड है किसका? कोनिडिया का। तो वैसे को हम लोग कहेंगे चेन ऑफ कोनिडिया, यानी हम कहेंगे इमैच्योर कोनिडिया gets attached to each other and form a chain known as chain of कोनिडिया। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? चेन ऑफ कोनिडिया कहेंगे। और अगली फीचर्स को देखेंगे। अब अगली फीचर्स में ये है कि जब भी कोनिडिया का फॉर्मेशन करना होता है तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बॉडी पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और जब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं अस्टेरिगमाटा। तो हम कहेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर present on the body called, क्या बोलेंगे? अस्टेरिगमाटा। क्या बोलेंगे? अस्टेरिगमाटा बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट को हम देखेंगे। यह जो अस्टेरिगमाटा होता है इसका डेवलपमेंट स्मॉल स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अस्टेरिगमाटा इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अ स्मॉल स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडियोफोर कहेंगे। तो हम कहेंगे अस्टेरिगमाटा ऑल्सो डेवलप्स ऑन द stalk like structure called, क्या बोले थे अभी? अस्टेरिगमाटा also develops on the
स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडियोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? कोनिडियोफोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फीचर्स है। अब ज़रा इसके स्ट्रक्चर्स को देख लें, कैसा इसका रूपरेखा होता है, कैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है कोनिडिया का, और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है ये भी जानेंगे। इसके फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है वह भी देखेंगे। तो देखेंगे ये एक फंजाई का बॉडी है, ठीक है, और ये फंजाई का बॉडी को देख रहे हैं कि यह इस प्रकार से ये अपने फेवरेबल कंडीशन में मैच्योर होकर के इस शेप में आ गया है। अब इसकी बॉडी पर ये लंबी लंबी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इसी का नाम है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का ही नाम देते हैं अस्टेरिगमाटा। ठीक है, यानी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इसी का नाम क्या दिया? अस्टेरिगमाटा। चूंकि ये अस्टेरिगमाटा ये स्मॉल स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप हुआ है, तो ये क्या है? स्मॉल स्टॉल्क है, डंठल है। डिफिनेशन भी साथ साथ होता जा रहा है और आसानी पूर्वक हम टर्म में लिख भी सकते हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या फारसी हो, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट से बड़ा कुछ नहीं होता, रट्टा लगाओगे कभी नहीं रट हो पाओगे। तो वैसे को कहते हैं कोनिडियोफोर। क्या कहेंगे इसे? कोनिडियोफोर। अब ये कुछ समय के बाद ये अस्टेरिगमाटा, या तो सभी, कितने अस्टेरिगमाटा? 1 2 3 अस्टेरिगमाटा है। अब इसकी बॉडी पर कंस्ट्रिक्शन बनना शुरू हो जाता है। देखें यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन बनना शुरू हो गया। इसको हम लोग बड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड भी बोलेंगे। समय के साथ ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जाता है। देखो यहाँ का कॉन्स्ट्रिक्शन इतना बड़ा है, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और भी कम हो गया। अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ने के कारण अब अल्टीमेटली ये अपने पेरेंट बॉडी से लगभग टूट जाता है। अभी हमने एक आपको टर्म प्रोवाइड किया था जिसका नाम दिए थे चेन ऑफ कोनिडिया। देखो तो ये सब का सब कोनिडिया ही है लेकिन इमैच्योर है। तो ऐसे इमैच्योर कोनिडिया की चेन को हम लोग कहेंगे। ये सब कोनिडिया ही बन रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे इमैच्योर कोनिडिया को कहते हैं चेन ऑफ कोनिडिया।
ये कोनिडिया अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है, इसी का नाम है कोनिडिया, और फिर वह एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे कैसे करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, और किस तरह से यह हमारा कोनिडिया एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। और इस तरह से हमने कोनिडिया जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वह सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म सिर्फ फंजाई में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फंजाई में ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर मेनली फाउंड इन फंजाई। आंसर विल बी, हम क्या बोलेंगे? कोनिडिया भी बोलेंगे और जूस्पोर भी बोलेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि यह दोनों का दोनों जब भी डेवलप होता है तो हमारा फंजाई में होता है। तो हम लोगों ने देख लिया इस कोनिडिया के बारे में। बहुत टाइम लगता है, एक एक पॉइंट को समझाना पड़ता है। सभी लोग बेहतर से स्टडी करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, हम पर यकीन 1% करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने NCERT बुक पर करो, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो किसी को वो अपने टंग के द्वारा सपोर्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास मेरिट होगा तो आसानी पूर्वक जज कर लोगे। और इसे बेहतर से समझने के लिए स्तुति खंडवाल का जो यूट्यूब पर जो इंटरव्यू है उसको ज़रूर देखें सब लोग, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मेरी बात 1% सही है या गलत है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट है एकाइनेट। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमारा कोनिडिया पढ़ लिया अब हम लोगों ने। अब हम लोग को पढ़ना है गैमल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? गैमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यह भी हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है, तो पोरिफेरा और स्पॉन्ज का है, पोरिफेरा और स्पॉन्ज का है। तो कहेंगे ना, इट इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ पोरिफेरा और स्पॉन्ज, ठीक है। ये भी बेचारा नॉन मोटाइल ही होता है। यह भी जो होता है नॉन फ्लैजेलेटेड होता है। यह जो भी हमारा गैमल्स का फॉर्मेशन होता है बॉडी सेल के अंदर होता है, इसलिए ऐसे को हम कहते हैं इंडोजीनस। क्या कहेंगे? इंडोजीनस कहेंगे। क्योंकि ये सभी के सभी गैमल्स अपने इस बॉडी से बाहर निकल जाता है, स्पॉन्ज के बॉडी से बाहर निकलता है, और वो फेवरेबल कंडीशन को ढूंढता फिरता है, और जैसे ही वो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो एक नए स्पॉन्ज या पोरिफेरा मेंबर के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग इस गैमल्स को बोलते हैं सीड्स ऑफ, जो हम पिछले क्लास में भी बोले थे, सीड्स ऑफ स्पॉन्ज। क्या बोलेंगे? सीड्स ऑफ स्पॉन्ज बोलेंगे। तो ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। विच वन कॉल्ड सीड्स ऑफ स्पॉन्ज? आंसर विल बी गैमल्स, ठीक है। यह जो हमारा जो भी स्पॉन्ज होता है वह स्पॉन्ज में 2 आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर ये डेवलप होता है, जो कि उसके ऊपर एक छोटा सा स्लिट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो कहेंगे स्मॉल slits are present on the sponge body known as, क्या कहोगे? माइक्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है।
ये हमारा स्पॉन्ज की बॉडी है। ये इस तरह का फाइबर लाइक का स्ट्रक्चर होता है इसमें, जो 11th में आप लोग को पढ़ना है पोरीफेरा में। ठीक है, इसका इनर मेम्ब्रेन तेजी से डिवाइड करता है और बनाता है ढेर सारा रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। इसी अपर्चर का नाम है माइक्रोपाइल। इसी के थ्रू यह इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। इसी का नाम देते हैं गैमोल्स। और जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये डेवलप होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। यह स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिकुल्स इसको बोलेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ, ये इसका नेक हुआ, ये इसका माइक्रोपाइल हुआ, जो हमने 11th में पढ़ा होगा। आप लोग को 11th में देखे होंगे, आपके टीचर ने बताए होंगे, बेहतर से इलस्ट्रेट किए होंगे, क्योंकि एनिमलिया किंगडम में सबसे पहला किंगडम है तो वो स्पॉन्ज और पोरीफेरा के बारे में ही है। और इसका एग्जाम्पल्स है स्काइफा एंड स्पॉन्ज झीला है। दैट इज हम कह सकेंगे स्पॉन्ज है ये दोनों। इसे बाद में हम लोग देखेंगे। सॉरी, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। अगला है हम लोग को पढ़ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जो अगला दिन हम देखेंगे।